विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन प्रारूप से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न देखेंगे। एक दूर स्थित प्रकाश स्रोत से 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 0.5 मिलीमीटर चौड़े रेखा छिद्र पर गिरता है। रेखा छिद्र से 2 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम अदीप्त बैंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रकाश के वेवलेंथ के ऑर्डर की अगर कोई सूक्ष्म छिद्र हो, वहां से प्रकाश गुजर रहा हो तो अपने मार्ग से मुड़ जाता है। ये तरंगों का गुण है। जैसे ये केंद्रीय उच्चिष्ट है, यहां सेंटर है और केंद्रीय उच्चिष्ट प्रथम अदीप्त प्लस लैम्डा बाई ए माइनस लैम्डा बाई ए पर होता है। इसलिए केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई यहां से यहां तक हो गई। ये यहां से विवर्तित हुआ है थीटा कोण पर और थीटा का मान होता है लैम्डा बाई ए। तो कोणीय चौड़ाई टोटल केंद्रीय उच्चिष्ट की 2 लैम्डा बाई ए हो गई। इस आंकिक प्रश्न को करने पर के लिए भी हमें जो विवर्तन प्रारूप है उसकी थ्योरी को ही क्लियर होना जरूरी है। दीप्त कब बनेगा, अदीप्त कब बनेगा, स्थिति क्या होगी, वही जानकारी महत्वपूर्ण है। आंकिक प्रश्न तो बस वैल्यू रखनी है, परिस्थिति को समझकर और कैलकुलेट करना है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ये हो गई। रेखीय चौड़ाई निकालनी हो तो जो लेंस लगा होता है इधर उत्तल लेंस, उसकी फोकल लेंथ भी ये होती है, या यूं कहिए कि छिद्र से पर्दे तक की दूरी होती है। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। उसी सूत्र से रेखीय चौड़ाई 2 लैम्डा बाई ए गुना डी। अगर लेंस की फोकस दूरी दी हुई हो तो 2 लैम्डा बाई ए इंटू एफ हो जाएगा। बस मान रखने हैं। और आंकिक प्रश्न में यह ध्यान रखना कि ये नैनोमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब 10 की घात माइनस 9 मीटर। मिलीमीटर दिया हुआ है, मीटर में चेंज करेंगे 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर। बस इसकी वैल्यू रख दी है हमने और ये कैलकुलेट किया, मिलीमीटर में आ गया। पहले मीटर में आया, फिर इसको हमने 10 रेज़ टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिलीमीटर में हो गया। एक और आंकिक प्रश्न देखेंगे। एक द्वारक की चौड़ाई 4 मिलीमीटर है। डिफ्रैक्शन पैटर्न में ही सूक्ष्म छिद्र। इस पर लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित है। वह दूरी ज्ञात कीजिए जहां तक किरण प्रकाशिकी वैध है। किरण प्रकाशिकी के बाद तरंग प्रकाशिकी हमने पढ़ी है। तो किरण प्रकाशिकी मतलब रे ऑप्टिक्स, यानी कि सीधी रेखा में ये किस
शर्त में चलेगा, किस शर्त के आधार पर यह किरण प्रकाशिकी वहां तक लागू की जा सकती है। वहां से आगे वेव ऑप्टिक्स लागू होगी। ये रेखा छिद्र है, लैम्डा एक और मुड़ता है, ये लैम्डा बाई ए होती है, केंद्रीय उच्चिष्ट, यहां से मुड़ना कह लीजिए। कोणीय चौड़ाई लैम्डा बाई कोणीय स्थिति, जो मुड़ता है प्रथम अदीप्त मिलता है जहां, लैम्डा बाई ए। और यहां ये जो डिस्टेंस है जिसमें ये विवर्तन होता है, जितनी चौड़ाई इसकी छिद्र की है उतनी चौड़ाई के बराबर जहां विवर्तन होता है, तो ये डिस्टेंस ZF कहलाती है। किरण प्रकाशिकी यहां तक वैध है। तो यहां से A/D इक्वल टू थीटा हो गया, थीटा इक्वल टू A/D, थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए। ये तरंग प्रकाशिकी से है। बस यहां से D की वैल्यू A² हो गई, इसे ZF कहते हैं। मान भरना है, कैलकुलेशन करनी है, ये आ जाएगा। यंग के प्रयोग से संबंधित एक प्रश्न है कि इसमें लाल प्रकाश 6600 एंगस्ट्रॉम प्रयुक्त करने पर दृष्टि क्षेत्र में 60 फ्रिंजें दिखाई पड़ती हैं। मान लीजिए फ्रिंज यहां से यहां तक बन रही है और ये डिस्टेंस x है, और इसमें हमने लैम्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश यूज किया हुआ है, तो इसमें फ्रिंज बनेगी और एक फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर D लैम्डा अपॉन D होती है। तो कितनी फ्रिंजें बनेगी यहां से यहां तक, दृष्टि क्षेत्र मतलब यहां से यहां तक दिखाई पड़ती हैं फ्रिंजें, तो कितनी फ्रिंजें होंगी, फ्रिंजों की संख्या n बराबर कुल दूरी बटे W, या यूं कहिए कि x बराबर n इंटू W। अगर अब D कैपिटल D पर्दे तक की दूरी है, ये कांस्टेंट है, D स्लिटों के बीच की दूरी है, ये भी कांस्टेंट है। अगर लैम्डा का मान चेंज कर दिया जाए तो W का मान चेंज होगा और फ्रिंजों की संख्या बदल जाएगी, क्योंकि फ्रिंजें तो यहां से यहां तक ही हमें दिखाई पड़नी है। यही इसी तरीके से किया गया है। अगर लैम्डा तरंगदैर्घ्य है तो दृष्टि क्षेत्र की में n तरंगे हो तो ये होगा, लैम्डा डैश हो तो n डैश तरंगे होंगी, तो दृष्टि क्षेत्र एक ही है, दोनों को बराबर करेंगे, n डैश का मान आ जाएगा। ये जानकारी भी अच्छी तरीके से देख लेंगे कि जो व्यतिकरण की घटना है, केंद्रीय फ्रिंज केवल दीप्त होती है, अदीप्त नहीं होती है। इसमें केंद्रीय फ्रिंज जो सेंट्रल फ्रिंज है, इधर से डबल स्लिट है, प्रकाश आ रहा है, सेंटर में ब्राइट बी दीप्त फ्रिंज बनेगी। यहां से यहां तक इसकी फ्रिंज चौड़ाई है W, D लैम्डा बटे D, और इसका सेंटर जो होगा वो यहां मानी जाएगी। ये केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर अदीप्त तथा दीप्त फ्रिंजें एकांतर क्रम में बनती हैं। ब्राइट के बाद डार्क अदीप्त, फिर ब्राइट, फिर डार्क अदीप्त, इस तरीके से ये बनती है दोनों ओर, और सबकी चौड़ाई नियत रहती है, स्थिर होती है। एक फ्रिंज की चौड़ाई एक दीप्त तथा एक अदीप्त फ्रिंज, दोनों फ्रिंजों की चौड़ाई के योग के बराबर है। दीप्त और अदीप्त मिलकर
एक फ्रिंज की चौड़ाई होती है। यानी कहिए कि इस अदीप्त का सेंटर और इस दीप्त का सेंटर, तो दीप्त तो यहां तक है, तो एक तरह से दो कर्मागत दीप्त के बीच में, अदीप्त के बीच में ये दीप्त है। इसी तरीके से दो ब्राइट के बीच में एक डार्क है, तो ब्राइट और ब्राइट के सेंटर के बीच में एक अदीप्त हो गई, तो इसकी चौड़ाई यहां और यहां के बीच में। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इससे संबंधित एग्जाम में छोटा सा कोई भी आंकिक प्रश्न, ये बात क्लियर होगी, टेक्स्ट जिसे हम कहते हैं, बेसिक बात क्लियर होगी तो किसी भी तरह का आंकिक प्रश्न आसानी से हो जाता है, अच्छी तरीके से तैयार किया जाए।